आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 8 के सामाजिक आर्थिक जो बुक है आपका उसका चैप्टर नंबर 6 न्यायिक प्रक्रिया का क्वेश्चन आंसर देखेंगे। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो आपको सारा वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। अगर आप इससे पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो चैनल पर प्ले लिस्ट बना हुआ है, जाकर उसे एक बार देख लीजिएगा। अगर आप लोग क्लास 8 में प्रतिभा खोज या फिर जवाहर नवोदय विद्यालय का फॉर्म जो है भरना चाहते हैं तो उसके लिए आप लोग कमेंट कीजिएगा। मैं एक डिटेल में वीडियो बना दूंगा, इससे आप फॉर्म भरने से आपको क्या क्या सुविधा मिलेगी जब आप परीक्षा पास करेंगे। तो ठीक है, तो चलिए इसका क्वेश्चन आंसर देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपका पहला क्वेश्चन है पाठ का। अगर आप देखिए अभ्यास का प्रश्न है, ठीक है। अगर आप लोग पाठ का पढ़ना चाहते हैं तो कमेंट कीजिएगा, वो भी मैं बनवा दूंगा। तो देखिए एक नंबर देखिए क्या कह रहा है। इस पाठ को पढ़ने के बाद क्या आपको न्यायिक प्रक्रिया निष्पक्ष लगी? यदि हाँ तो उन बिंदुओं की सूची बनाइए जिसमें न्यायिक प्रक्रिया की निष्पक्षता पता चलता है। तो चलिए आंसर देखते हैं इसका हम लोग। तो देखिए आप लोग उत्तर में लिखिएगा, हाँ इस पाठ को पढ़ने के बाद मुझे न्यायिक प्रक्रिया निष्पक्ष लगी। पाठ में विनोद और अवधेश के बीच विवाद का ब्यौरा दिया गया है। अवधेश ने जमीन के मामले में विनोद की पिटाई कर उसका हाथ तोड़ दिया। पुलिसियों कार्रवाई के बाद अवधेश को मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया। आगे देखिए आप लोग, प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट की कचहरी में उसकी पेशी हुई। फिर कई पेशियों के बाद मजिस्ट्रेट ने अवधेश को विनोद की गंभीर पिटाई का दोष मानकर उसे 4 सलाख के कैद में सज़ा सुनाई, जिसे आप लोग जेल कहते हैं, ठीक है। चलिए, विनोद ने अपने वकील की सलाह पर मजिस्ट्रेट के ऊपर के सत्र न्यायालय में अपील की, जहां उसकी सज़ा 4 साल से 3 साल कर दी गई, मतलब सज़ा थोड़ा कम हो गया। अब देखिए आगे, फिर इस फैसले से भी असंतुष्ट होकर विनोद ने उच्च न्यायालय में अपील किया, जहां उच्च न्यायालय के न्यायाधीश ने सत्र न्यायाधीश के फैसले को बरकरार रखा। अंत में विनोद को जेल जाना पड़ा। इस पूरी प्रकरण से न्यायिक प्रक्रिया का निष्पक्षता का पता चलता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, क्या न्यायिक प्रक्रिया की निष्पक्षता को प्रभावित किया जा सकता है? अपने उत्तर को कारण सहित लिखिए। न्यायिक प्रक्रिया जो निष्पक्षता होती है उसको प्रभावित किया जा सकता है, तो अपने उत्तर के कारण भी लिखना है। तो चलिए देखते हैं उत्तर। तो देखिए आप लोग उत्तर में लिखिएगा, हाँ कई मामलों में न्यायिक प्रक्रिया की निष्पक्षता को प्रभावित किया जा सकता है। जैसे मान लिया कि किसी केंद्रीय मंत्री का भाई किसी संगीन जुर्म में गिरफ्तार होकर अदालत के सामने लाया जाता है। मंत्री मामले से संबंधित न्यायाधीश को तरक्की का प्रलोभन देकर न्यायाधीश की निष्पक्षता को प्रभावित कर अपने भाई को बेगुनाह साबित करवा लेता है। यह उदाहरण न्यायिक प्रक्रिया की निष्पक्षता को प्रभावित करता है। देखिए निष्पक्षता मतलब क्या होता है, आप लोग समझ रहे हैं। निष्पक्षता मतलब होता है कि किसी का भी पक्ष नहीं लेना, मतलब निष्पक्ष, ठीक है, किसी का भी पक्ष नहीं लेना, जो फैसला है उसे सुना। लेकिन यहाँ पर प्रभावित हो जाता है, या फिर घूस देकर भी ऐसा किया जाता है, ठीक है। अमीर लोग गरीब लोग में ऐसा होता है, तो अमीर लोग घूस देकर जो है उसे अपने जो भी संबंधी होते हैं जो जुर्म में फंस जाते हैं उसे जो बेगुनाह साबित करवा लेते हैं, ठीक है। इस तरीके से आप लोग लिख दीजिएगा। चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन 3, पाठ के आधार पर निम्नलिखित के काम के बारे में तालिका को पूरा कीजिए। आप यह भी बताइए कि न्याय दिलाने के मामले में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है और क्यों। तो यहाँ पर देखिए क्या है, पुलिस है। पुलिस सबसे पहले क्या करता है, रिपोर्ट दर्ज करता है। तो इसी प्रकार इसके बाद क्या क्या करता है, उसके बाद वकील है। तो इनके सारे काम लिखना है एक श्रेणीबद्ध से। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, पुलिस सबसे पहले क्या है, रिपोर्ट को दर्ज करता है। उसके बाद मामले की छानबीन करना, उसके बाद अभियुक्ति को गिरफ्तार करना, उसके बाद आरोपित के खिलाफ सबूत जमा करना। सबसे पहले रिपोर्ट दर्ज हो जाता है, उसके बाद मामला की छानबीन होता है, उसके बाद जब पता चलता तो इसे गिरफ्तार किया जाता है, उसके बाद आरोपी के खिलाफ सबूत जमा करता है, उसके बाद फिर अदालत जाएगा। तो चलिए अदालत में वकील के पास पहुँचते हैं हम लोग। तो देखिए अब वकील का क्या क्या कार्य होता है।
अपने अपने पक्ष में सबूत पेश करना व उनकी जांच परख करना। तो जो सबूत आया है उसको जांच परख करेंगे, ठीक है, और सबूत पेश करेंगे वहाँ पर। उसके बाद क्या होता है, अदालत में दलील पेश करना, जो होता है गवाह एक तरह से कर सकते हैं। अपने पक्ष का बचाव करना, अगली पेश के लिए तारीख लेना, अदालत में कागजी कार्रवाई को अंजाम देना। उसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपका आ जाता है न्यायाधीश। तो ये क्या करते हैं, मुकदमे को सुनना, मुकदमा को सुनते हैं। जब वकील साहब जी कह देते हैं, अपना सारा कुछ पेश कर देते हैं, उसके बाद मुकदमा ये सुन लेते हैं। उसके बाद गवाहों के बयान सुनते हैं, मुकदमे का अगली पेश की तारीख देना, पूरे मुकदमे को, यहाँ पर होता मुकदमे, ठीक है, पूरे मुकदमे को सुनकर अपना फैसला सुनाना, यहाँ पर मुकदमा होता है, ठीक है, मुकदमे को सुनकर अपना फैसला सुनाना। तो इस तरीके से आप लोग लिख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपका 4 नंबर है। अध्याय में दी गई जानकारी के आधार पर निम्नलिखित तालिका को भरिए। एक तरफ है दीवानी मामले, एक तरफ है फौजदारी मामले। यहाँ पर आपको क्या करना है, दीवानी मामले के अंतर्गत जो भी आते हैं उसको इधर लिखना है, फौजदारी के मामले के अंतर्गत जो भी आते हैं उसको इधर लिखना है। तो चलिए हम लोग फटाफट से देख लेते हैं। इसमें क्या होता है, चोरी डकैती होता है, और इसमें ज़मीन के जो होते हैं कागजात, ज़मीन बंटवारा उस संबंधित होता है। चलिए फटाफट से देख लेते हैं। अब देखिए दीवानी की तरफ आपको लिखना है ज़मीन जायदाद के झगड़े, फौजदारी की तरफ चोरी। उसके बाद 2 में लिखिएगा मजदूर मालिक के बीच मजदूरी का लेन विवाद। उसके बाद इधर लिखिएगा 2 में डकैती। इसके बाद 3 में पैसे के लेन देन के झगड़े, इधर हत्या, व्यवहार के झगड़े, बलात्कार, इधर लिखिएगा किराया, इधर लिखिएगा रिश्वत, इधर लिखिएगा तलाक, इधर लिखिएगा, यहाँ पर क्या है थोड़ा मिट रहा है, मैं आपको बता दे रहा हूँ, यहाँ पर लिखिएगा दंगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग तालिका देख लीजिए, आप लोग तालिका को भर लीजिए, ठीक है। आप लोग ठीक से एक बार देख लीजिए तालिका को, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए आपका अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपका कह रहा है, मान लो आप एक उच्च न्यायालय में न्यायाधीश हैं, ठीक है, आप एक न्यायाधीश हैं। न्याय देते समय आप किन किन बात को ध्यान में रखेंगे। तो चलिए फटाफट से इसका भी आंसर देख लेते हैं। तो इसका उत्तर देखिए आप लोग, एक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होते हुए मैं इस बात का खास ध्यान रखूंगा कि किसी बेगुनाह को सज़ा ना मिले और कोई दोष कानून की नज़र से बच ना निकले, ठीक है। तो इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा जब न्यायाधीश रहिएगा तब, ठीक है। तो चलिए अगला देखते हैं। तो देखिए आपका अगला एवं लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। क्या कह रहा है, भारत में अपनाई जाने वाले न्यायिक प्रक्रिया में क्या क्या कमियां हैं, इन कमियां को दूर करने के लिए क्या क्या करना चाहिए। जो कमियां हैं उनको दूर करने के लिए क्या क्या करेंगे और कौन कौन सी कमियां हैं उसे बताना है। तो चलिए फटाफट से इसका भी उत्तर देख लेते हैं। तो उत्तर देखिए, भारत में अपनाई जाने वाले न्यायिक प्रक्रिया में कई कमियां हैं, ठीक है, उनमें से कुछ निम्नलिखित हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, आप लोग देखिए एक एक करके सबको। अदालत का जनसंख्या की बढ़ोतरी के हिसाब से बेहद कम होना। जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रहा है तो अदालत को भी बढ़ना चाहिए, मतलब अदालतों की संख्या में वृद्धि होनी चाहिए। अगला है अदालत में न्यायाधीश की कमी होना। अगला है आपका कागजी प्रक्रिया बेहद जटिल होना, बहुत ही कठिन होता है, बहुत ही जटिल होता है, बहुत ज़्यादा कागज लगता है। कानूनी प्रक्रिया बहुत खर्चीली होना, किसी मामले की सुनवाई होने और फैसला लेने की प्रक्रिया में बहुत ज़्यादा समय लगना, ठीक है। तो ये लिख लीजिएगा। उसके बाद कहता है इसे दूर करने के क्या क्या करना चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, तो इसे दूर करने के लिए जो भी न्यायालय है उसका बढ़ोतरी करेंगे न्यायालय की संख्या में। तो न्यायाधीश का भी संख्या बढ़ाना पड़ेगा। कागजी प्रक्रिया जो जटिल है उसे हम लोग सरल करेंगे, खर्चा को कम करेंगे, गरीब के लिए थोड़ा मुफ्त कर देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग इसे ठीक कर सकते हैं। तो आप लोग पूरा समझ चुके होंगे। इस अध्याय ये जो अध्याय आपका कंप्लीट होता है, अगले वीडियो में अगले अध्याय को हम लोग देखेंगे। तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सारे सब्जेक्ट का क्वेश्चन आंसर एवं नोट्स आपको इस चैनल पर मिलता रहेगा। चलिए इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं।